दोस्तों मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया चैनल का हेडलाइंस शो। आज है 13 अगस्त 2024 और अगले कुछ मिनट्स में दुनिया के सबसे बड़े अखबारों के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूं, लिहाजा इसे आखिर तक देखिए। इस प्रोग्राम में आज आप देखेंगे यमन के हाउथीज ने फिर लाल सागर में किया खेल, ईरान की आईआरजीसी ने सुपर पावर को दी सुपर धमकी, मस्जिद अल अक्सा में घुसे सैकड़ों सेटलर्स, हैकले सुलेमानी टूटने की बरसी मनाई। आज मॉस्को में पुतिन से मिलेंगे महमूद अब्बास, तुर्की जाकर भी फलस्तीन के मुद्दे पर करेंगे बात। जंग के आसार से घबराया यूरोप और यूएस, गाजा में सीज फायर की कोशिशें तेज और ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान ने यूरोप के लीडर से की बात, इजराइल के जालिमाना हमले रुकवाने का मुतालबा किया। तो चलिए उसी खबर से शुरुआत करते हैं जिसकी आखिरी हेडलाइन आपने देखी। ईरान के नए सदर मसूद पेजेश्कियान, उन्होंने डिप्लोमेटिक टॉक्स को तेजी और धार देनी शुरू कर दी है और उन्होंने यूरोप के बड़े बड़े लीडर से बात की फोन पे और सबसे ये कहा कि इजराइल जो कर रहा है गजा में वो जेनोसाइड, उसे रुकवाने में आप मदद कीजिए। और खास तौर से जर्मनी के चांसलर से ओलफ से उन्होंने सीधा कहा कि भाई आपका असर ज्यादा पड़ सकता है इजराइल पर और आप इन हमलों को रुकवाने की कोशिश तेज करें। असल में पेजेश्कियान भी नहीं चाहते कि जो टेंशन्स हैं इजराइल और ईरान के बीच वो इस लेवल तक पहुंच जाएं कि एक रीजनल वॉर छिड़ जाए। इसलिए पेजेश्कियान ये कहते हैं कि हमला इस तरीके से होगा कि ना गजा की सीजफायर टॉक पटरी से उतरेगी, न रीजन में कोई ज्यादा एस्केलेशन होगा। जबकि आईआरजीसी और खामनेई ने एक बहुत बड़े बदले की बात कही है, उसके उलट पेजेश्कियान थोड़े नरम है। और पेजेश्कियान ने किस किस से बात की है? और सोचिए, जर्मनी से बात की है। जर्मनी वो जो भर भर कर हथियार इजराइल को देता है और उसे कोई मसला नहीं है कि गजा में 40,000 लोग अब तक शहीद किए जा चुके। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने यूरोपियन कंट्रीज से कहा है कि भाई आप लोग एक बड़ा रोल निभा सकते हैं फलस्तीन में जारी जेनोसाइड को रुकवाने में, और द पीपल ऑफ द वर्ल्ड एक्सपेक्ट यूरोपियन कंट्रीज। और वो ये कहते हैं पेजेश्कियान कि दुनिया के जो लोग हैं वो यूरोपियन कंट्रीज से इस उम्मीद के साथ उनकी तरफ देख रहे हैं कि ये काम गजा में जेनोसाइड रोकने का काम आप कर सकते हैं। चांसलर ओलफ शोल्स से, जर्मनी के चांसलर से, तो उन्होंने खास तौर से ये बात कही। इसके अलावा फ्रांस से भी बात की, कई ममालिक से बात की है। तो ये हेडलाइन इरना ने दी थी। जेरूसलम पोस्ट की एक हेडलाइन देख लेते हैं और इसी के उलट है और इसी मसले पर है। जेरूसलम पोस्ट इजराइल का अखबार है, वो ये लिखता है कि ईरान डिसमिसेस यूरोपियन कॉल्स फॉर रीस्ट्रेंट एमिड मिड ईस्ट टेंशंस। ईरान ने यूरोप की उन तमाम अपीलों को खारिज कर दिया है जिसमें ये कहा गया था कि ईरान इजराइल पर हमला ना करे और एस्केलेट ना करे। तो ईरान तो पहले ही कह चुका है कि ये उसका लेजिटिमेट राइट है कि वो हमला करेगा, क्योंकि उसकी कैपिटल में आकर उसके मेहमान को, इस्माइल हानिया को कत्ल कर देना ये हमारे लिए बदनामी का बाइस है, इसका हम बदला लेंगे। तो ये ईरान ने इन कंट्रीज की जो वापस डिमांड थी कि आप थांबा, उन्होंने कहा नहीं, वो होना है लेकिन ये ज्यादा ना हो, इसके लिए आप गजा में हमले रुकवा दें। अब यूरोप उसके लिए राजी नहीं है, वो इजराइल को कैसे मनाए क्या, सब आपको पता ही है। रेड सी में एक बार फिर बड़ी हलचल हुई है। यमन के हाउथीज ने एक्टिव होना शुरू कर दिया है। कई दिन के बाद, अभी 5 दिन पहले जागे थे और अब फिर उन्होंने एक बड़ा हमला किया है। यूकेएमटीओ, यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ऑपरेशंस जो है एजेंसी, यूनाइटेड किंगडम की, जो समंदर में जहाज़ों के आने जाने पर कौन कहां पर है, किसी के साथ कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, इस पर जो नजर रखता है, उन्होंने ये स्क्रीनशॉट शेयर किया है और ये बताया गया है कि हुदैदा, वही हुदैदा जहां पर इजराइल ने हमला किया था यमन में, 97 नॉटिकल माइल्स नॉर्थ वेस्ट हुदैदा से दूर यमन के पास ये एक जहाज को निशाना बनाया गया। करंट रिपोर्ट ने इस बारे में ये बताया कि ये जहाज इजराइल से इसका ताल्लुक था, इजराइल लिंक था और रेड सी में इसे निशाना बनाया है यमन के हाउथीज ने। द शिप वॉज लाइकली टारगेटेड अराउंड 4 आवर्स अगो। जब इन्होंने ये बात लिखी तो इन्होंने बताया कि 4 घंटे पहले, अब यूं मान लीजिए कि कुछ घंटे पहले इस जहाज पर हमला हुआ, बट मिसाइल मिस हो गई, अटैक मिस हो गया। तो हाउथीज ने दोबारा रपटाकर इसके ऊपर टारगेट किया और हिट करने का दावा किया। यानी यमन के हाउथीज का इस खबर से ये पता चलता है कि वो जब ये तय करते हैं कि किसी चीज को हमें टारगेट करना है तो वो करते हैं। एक बार मिस हो जाएगा तो दोबारा भागते भागते जाएंगे, फिर उसे टारगेट करेंगे। तो इसे टारगेट करने का जो बात है वो सामने आई है।
प्रेस टीवी ईरान का है, उन्होंने एक हेडलाइन ये दी है कि IRGC टेल्स यूएस नेवी वी कैन रीच यू एट क्लोजेस्ट पॉइंट इन द इंटरनेशनल वाटर्स। उन्होंने ये कहा है IRGC ने यूएस नेवी से कि हम, बड़ी वार्निंग, हम आपके पास क्लोजेस्ट पॉइंट तक पहुंच सकते हैं इंटरनेशनल वाटर्स पे। अंतर्राष्ट्रीय जो जल होता है, या मतलब यूं समझिए इंटरनेशनल समंदर जो होता है, जिस पर किसी भी कंट्री का कोई हक और हुकूक नहीं होता है, सभी के लिए चलने के लिए आज़ाद होता है। उन्होंने कहा कि हम वहाँ पर इंटरनेशनल वाटर्स में, या फिर आप यूं समझ लें कि आप ईरान के या किसी मुल्क के समंदर में खड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय समंदर में, तो हम वहाँ पर कहीं भी आपके पास बिल्कुल करीब आपके पहुँच सकते हैं। आप इस बात से बिल्कुल गफलत में ना रहें कि आप अपने आप में अगर सुपर पावर हैं तो आपके आसपास कोई जिसे आप दुश्मन मानते हैं वो गश्त नहीं कर सकता। कर सकता है, गश्त भी कर सकता है, वो भी कर सकता है जो जिस काम के लिए आप आए हैं। और अभी ईरान ने ड्रोन से दिखाया था 3 दिन पहले, हमने भी आपको परसों शायद गालिबन दिखाया है कि भाई ड्रोन से उन्होंने अमेरिका के जो वॉरशिप्स आ चुके हैं फारस की खाड़ी में, वहां पर उन्होंने दिखाया था कि ये खड़े हुए हैं। अब उनका ड्रोन ईरान का उन अमेरिकन वॉरशिप्स के ऊपर है और अमेरिका के रडार को पता नहीं है। तो IRGC ने दिखाया था हम तुम्हारे पास कहीं भी पहुंच सकते हैं, लिहाजा अगर हम तुम्हारी इज्जत में हैं तो तुम भी हमारी इज्जत में हो। ये टिट फॉर टैट है। अल-अक्सा मस्जिद में आज सेटलर्स और यहूदी बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में घुस गए। आप जरा इनका बस एक स्क्रीनशॉट देखिए। हाथ में एक बंदे के वो इजरायली का झंडा है और बाकी ये सारे लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं। पुलिस इन्हें बाहर कर रही है। ये लोग अल-अक्सा मस्जिद प्रीमाइसेस में घुसे जबकि इनका यहाँ पर आना वर्जित है, ये नहीं आ सकते, प्रोहिबिटेड है, फिर भी आ जाए हैं। क्यों? ये अल-अक्सा मस्जिद कंपाउंड में आज इसलिए घुसे हैं क्योंकि ये सो कॉल्ड एनिवर्सरी मना रहे हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल ऑफ सोलोमन, ऑक्युपाइड जेरूसलम अल-कुद्स शहर में, जेरूसलम अल-कुद्स। यहाँ पर ये कहते हैं कि जहाँ मस्जिद अक्सा है वहाँ पर हैकले सुलेमानी, सुलेमान का जो टेम्पल ऑफ सोलोमन था, जो 2 बार टूट गया, एक बार बना फिर तोड़ दिया, दूसरी बार बना फिर तोड़ दिया। मुसलमानों ने नहीं तोड़ा, रोमन्स वगैरह ने तोड़ा, बारबेरियंस ने तोड़ा, लेकिन ये कहते हैं कि वहां पर बना है। अब सोचिए, यहां पर जबकि कहते हैं कि टेम्पल था ही नहीं। तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, मुसलमानों और यहूदियों के बीच है ये। हमारा काम है ये आपको खबर बताना कि यहां पर ये नहीं हो सकते। वहां तक आज सैकड़ों यहूदी, ये रब्बी और जो है सेटलर्स घुसे, और इजराइल का झंडा लेकर घुसने का मतलब ये है कि ये इजराइल की जगह है और ये इंटरनेशनली बैन है यहां पर। उसके बावजूद ये इन लोगों की हिमाकत है। पुलिस इन्हें कुछ कर नहीं रही है, खदेड़ नहीं रही है, बस खड़ी हुई इन्हें कह रही जाओ। तो ये समझ में आता है किस ईमानदारी से इजराइल की पुलिस काम करती है। अब एक खबर यह है कि सीज फायर की टॉक तेज हो चुकी हैं। खबरें तो बहुत जगह छपी, हमने सोचा 2 फोटोज के साथ आपको समझाएं। हमास ने कहा है कि जो सीज फायर का एग्रीमेंट था हमें उस पर आगे बढ़ने की जरूरत है, हमें उसे अमल में लाने की जरूरत है ताकि ये जंग बंद हो सके। हमास के एक ऑफिशियल की तरफ से बयान आया है, और ये भी खबर है कि जो मीडिएटर्स हैं, कतर हैं, इजिप्ट हैं, यूएस हैं, वो पुश कर रहे हैं हमास को कि वो इस डील पर जो पहले से तय है राजी हो जाए। लेकिन ये भी बात सामने है कि इजराइल उस डील को रिजेक्ट कर रहा है और एक नई शर्त, उनमें कुछ नई शर्तें लाना चाह रहा है जिस पर हमास राजी नहीं है। तो मीडिएटर्स ये जान रहे हैं कि हमास सीज फायर के लिए राजी है, बट इजराइल राजी नहीं है। इजराइल को जो है कांटेक्ट तो हमास से किया गया, लेकिन राजी इजराइल को करना है। हमास से क्यों कांटेक्ट किया जा रहा है? क्या टटोला जा रहा है कि इजराइल की नई शर्तों के साथ, नेतन्याहू की नई शर्तों के साथ राजी हो जाएंगे या नहीं, पता नहीं। खैर, यूनाइटेड स्टेट्स ने, अमेरिका ने तुर्की से भी कहा है, जेरूसलम पोस्ट की खबर है कि तुर्की से कहा है कि, और तुर्की के अलावा वो तमाम ममालिक जो ईरान से थोड़ी कुर्बत रखते हैं या जिनकी बातचीत है, उन सबसे कहा है कि भाई ईरान को समझाओ कि टेंशंस को डी एस्केलेट करें, कम करें, बढ़ाएं नहीं। ये तुर्की में अमेरिका के एनवॉय ने कहा है वहां की हुकूमत से, यानी उनकी हुकूमत से, अमेरिका से, वॉशिंगटन से पैगाम आया होगा, तभी तो जाकर एनवॉय ने ऐसे थोड़ी ना चाट खाने निकले बोले चलो हम लोग बात कर ले रहे हैं। नहीं, हुकूमत ये चाहती है अमेरिका की कि प्रेशर कहते नहीं, जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो पता ये करते हैं कि दुश्मन पार्टी का कौन दोस्त है, जो हमारा दोस्त है
تو اس سے کہتے ہیں یار مانڈ والی کرواؤ, تھوڑا سیٹنگ کروا دو. یہ ہو رہا ہے. دوسری بات, حماس, یہ بھی خبر ہے اور یہ یوو گیلنٹ نے کنفرم کیا ہے, ڈیفنس منسٹر آف اسرائیل نے یہ کنفرم کیا ہے کہ حماس پہلے بیچ میں ہاسٹیج ڈیل میں 20 سے 30 زندہ ہاسٹیجز کو آزاد کرے گا. 20 سے 30 زندہ ہاسٹیجز, یعنی کم سے کم پھر زندہ ہاسٹیجز حماس کے پاس بچیں گے, یوو گیلنٹ نے کہا ہے. اگر یوو گیلنٹ یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے سیز فائر ٹاک کہیں بہت آگے تک پہنچ چکی ہے, لیکن پھر بھی انٹینس حملے اسرائیل کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں غزہ پر. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا, یوو گیلنٹ چاہ رہا ہے کہ سیز فائر ہو جائے, لیکن اسے آرڈر ماننے پڑتے ہیں اپنے پرائم منسٹر کے, جو نہیں چاہ رہا ہے کہ سیز فائر ہو. یہ ایک بڑی جو ہے ڈویژن ہے, وہاں پر رفٹ ہے. اب ایک چیز اور یہ ہے سر, رشیا کا رول آ گیا سر. Russia's Putin to talk Middle East crisis with Palestinian President Abbas. آج کرملن نے بتایا ہے کہ روس کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتن کے ساتھ ویسٹ بینک والے فلسطین کے جو راشٹرپتی ہیں محمود عباس, ان کی ملاقات طے پائی گئی ہے. آج فلسطین کے مستقبل کو لے کر بات کریں گے. آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے ہی روس میں پیلسٹینین اتھارٹی اور حماس کے لوگ ملے تھے اسماعیل ہانیہ کے قتل سے پہلے. ان دونوں میں دوستی کرائی گئی تھی, لیکن اب تھوڑی سی سچویشن چینج ہے. پھر بھی محمود عباس جا رہے ہیں. آج کیا بات ہوگی پوتن سے یہ نہیں پتا. اس کے بعد وہ ترکی جائیں گے, جہاں رجب طیب ایردوغان سے بھی بات کریں گے. محمود عباس کا یا پیلسٹینین اتھارٹی کا اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بعد زیادہ ایکٹیو ہو جانا مجھے کچھ اشارے دے رہا ہے, لیکن اس کے بارے میں ابھی بات نہیں کی جا سکتی. ذرا ترکی سے بھی اور پوتن سے بھی, دونوں سے ملاقات ہو جانے کے بعد, ایردوغان اور پوتن سے ملاقات ہو جانے دیجئے, پھر بات کریں گے اس پر. کرنٹ رپورٹ کی ایک فوٹو ہے, ویڈیو, اس کا اسکرین شاٹ دیکھ لیجئے. اب ذرا روس کی خبر یہ ہے کہ روس نے یوکرینین بگروڈ ملٹری ایئر فیلڈ کو ٹارگٹ کیا ہے, یوکرین کی ملٹری ایئر فیلڈ کو, اور یہاں پر ان کے جنگی جہاز فائٹر جیٹس کھڑے تھے. پولتاوا ریجن ہے, یہاں پر روس نے اسکندر میزائل ماری, اور اس کے بعد کیا ہوا, ایک سکھوئی 27 ایئر کرافٹ یوکرین کا تباہ و برباد ہو گیا. الجزیرہ کی ہیڈ لائن ہے سر, پوتن نے کہا ہے کہ یوکرین نے جو کیا ہے کسر ساؤتھ آف رشیا میں گھس کر, اور جو انہوں نے حماقت کی ہے, جو قتل عام مچایا ہے, اس کا انہیں تگڑا جواب دیا جائے گا, بھینکر جواب دیا جائے گا. وردی رسپانس اوور کسر انکلوژن. ایک خبر یہ ہے کہ عرب نیوز میں یہ فکر ہے کہ واٹ آل اباؤٹ وار بٹوین حزب اللہ اینڈ اسرائیل could means for crisis wrecked Lebanon. انہوں نے دکھایا کہ اگر حزب اللہ اور اسرائیل کے بیچ جنگ واقعی شروع ہو جاتی, آل آؤٹ وار, فل اسکیل پورن یدھ شروع ہو جاتا ہے, تو ہوگا کیا. میں نے اس آرٹیکل کو جب پڑھا باقی کے آرٹیکلز کی طرح, تو مجھے یہ لگا کہ عرب نیوز یہ کہہ رہا ہے کہ لبنان کو بڑا نقصان ہوگا, ان کی اکنامی ویسے ہی ڈاؤن ہے, مددگار کوئی ہے نہیں, اور روز جب اسرائیل ان پر بم مارے گا, ان کے انفراسٹرکچر تباہ ہوگا, اور لوگ حملوں کی وجہ سے, جنگ کی وجہ سے کاموں پر نہیں جا پائیں گے, بازار اجڑ جائیں گے, ٹریڈ نہیں ہو پائے گا, تو اس سے لبنان تباہ ہو جائے گا, اکنامی اور جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور اس کے بعد حزب اللہ لبنان کے اندر ولن بن جائے گا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سمجھا کریں, جنگ ٹالی کیوں جاتی ہے, جنگ ایک دم سے شروع کی نہیں جاتی, سب لوگ اپنا حساب گھڑت لگا رہے ہوتے ہیں, یہی وجہ ہوتی ہے. لیکن یہ لبنان کو ہی ڈوبتا دکھا رہے ہیں, اسرائیل کو ڈوبتا نہیں دکھا رہے, کہ ان کی اکنامی آلریڈی جو تباہ ہو گئی وہ اور کتنی تباہ ہو جائے گی, کیونکہ ابھی اسرائیل نے بھی تو کوئی فل فلیش جنگ نہیں لڑی ہے نا. یہ رہا QR کوڈ. اگر ہماری رپورٹنگ آپ کو پسند آتی ہو تو آپ اسے اسکین کر سکتے ہیں, ہماری ٹیم کو سپورٹ کر سکتے ہیں. خوش رہیے, سلامت رہیے.